Good afternoon, all of you. Today I am start the second class of income from house property. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वो सम जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोगों का कैलकुलेट करना पड़ता है क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या था उस दिन मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में। तो आज हम लिखा है बोर्ड पे, देख लीजिए, फिर हम समझा देते हैं। आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट हमने लिखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ब्रैकेट में कभी कभार हम लिख देंगे, अब शॉर्टकट में GAV गैप, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो था वो हम लोगों ने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट लेट आउट, सेकंड पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, थर्ड पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट, फोर्थ सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। तो अभी देखो क्या चीज है, हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक बंदा है, उसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। तो वरुण का एक बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 3rd फ्लोर का है, ठीक है। 3rd फ्लोर का मतलब अगर बेंगोली में बोलेंगे तो 4 तला एक बिल्डिंग আছে। अगर इंग्लिश में होगा तो क्या होगा, 3rd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3rd फ्लोर, ठीक है। कहां पर है? सॉल्ट लेक में है, सॉल्ट लेक पे है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 पे है, ठीक है। अब देख लो, वो जो बंदा था, जो एसएससी मैंने नाम बोला था वरुण, ठीक है। तो मान लीजिए पहले बात हम बोल देते हैं, फर्स्ट वाला वरुण का एक फ्लैट है जहां पर वरुण रहता है, तो नहीं रहता है, मान लीजिए दूसरे शहर पे कहीं पर रहता है, तो उसका जो फ्लैट था 3rd फ्लोर का, कहां पर? वो सॉल्ट लेक वेस्ट सेक्टर 5 पे। तो वो वाला जो बिल्डिंग था वो फ्लैट था, पूरा के पूरा बिल्डिंग ही क्या हुआ, रेंट पे दे दिया। समझ में आ रहा है ना? पूरा बिल्डिंग ही रेंट पे दे दिया, यानी कि भाड़े पे दे दिया। तो ऐसे जब कंडीशन आता है, पूरा बिल्डिंग फर्स्ट डाउन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 3rd फ्लोर या टॉप फ्लोर या 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर तक है हम लोग का जो वरुण का जो एग्जांपल था। तो पूरा के पूरा क्या हुआ, लेट आउट कर दिया। लेट आउट के मतलब भाड़े पे दे दिया, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आएगा, पूरा प्रॉपर्टी जो है अगर पूरा के पूरा भाड़े पे दे देगा तो तब वो कंडीशन कौन सा वाला होगा, पूरा बिल्डिंग है लेट आउट, ठीक है। ये था पूरा टॉपिक। अगर मान लीजिए वरुण जो बंदा था, क्या हुआ, जो सेक्टर 5 पे किसी भी एक साल में क्या हुआ, जो बिल्डिंग था 4 तला का 3rd फ्लोर वाला, तो क्या हुआ, पहला ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक क्या हुआ, भाड़े पे दे दिया। सेकंड फ्लोर और 3rd फ्लोर वो खुद रहता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है? सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी कि एक ही बिल्डिंग है, समझ में आ रहा है ना? बिल्डिंग एक है, क्या हुआ, उसका पार्टली, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, सम पार्ट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भाड़े पे दे दिया, ठीक है। हो सकता है टॉप फ्लोर पे वो रहता है और बाकी नीचे 3 फ्लोर था जो उसमें रेंट पे दे दिया, लेट आउट कर दिया। तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, वो वाला ट्रीटमेंट कैसा होगा देख लीजिएगा। लेट आउट, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, यानी कि थोड़ा बहुत हिस्सा में क्या हुआ, खुद रहा
और बाकी हिस्से में थोड़ा बहुत हिस्सा जो था उसमें वो लेट आउट कर दिया। ठीक है, तो वही वाला हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हो गया, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, एक बिल्डिंग में 4 कंडीशन आता है। फर्स्ट कंडीशन यानी कि पूरा बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी जो था वो पूरा के पूरा क्या हुआ, लेट आउट पे दे दिया, होल बिल्डिंग। ठीक है, तब वो क्या होगा, पहला वाला कंडीशन जो है उसी पे फिट होगा। इसी में जो कंडीशन है उसी कंडीशन पे हम लोगों का फिलफिल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा जो कंडीशन है क्या बोल रहा है, जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग का आधा हिस्सा और समथिंग कुछ भी हो, थोड़ा एक पार्ट क्या हुआ रेंट पे दे दिया, बाकी बिल्डिंग में खुद रहता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मीनिंग ऐसा होता है, जो ओनर होता है वो खुद बिल्डिंग पे रहता है। ठीक है, उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन था। उसके बाद देखो थर्ड वाला ब्लैक काली में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेरा बोर्ड जो था वो छोटा था इसलिए ऐसा ही कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लेट आउट, सेकंड वाला पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, थर्ड वाला पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 2 हो सकता है। फर्स्ट क्या होता है, देखो शायद किसी एक साल में लास्ट ईयर मान लीजिए 2018 टू 19 फाइनेंशियल ईयर में देखा कि ये वाला जो बिल्डिंग था, थर्ड कंडीशन वाला समझ रहा है ना, बोरून का जो थर्ड फ्लोर वाला जो फ्लैट था और बिल्डिंग था, वो क्या हुआ, बिल्डिंग में देख लीजिएगा यहाँ पर बिल्डिंग का कुछ पोर्शन भाड़े पे था, बाकी पोर्शन खाली पड़ा था, क्योंकि उसका रेंटल देने के लिए कोई आदमी नहीं मिला था, पार्टी नहीं मिला था, तो टेनर नहीं मिला। तो टेनर का मतलब भाड़ाटिया बोलता है। ठीक है, जिसको भाड़े पे देते हैं उसको टेनर बोलते हैं। तो टेनर नहीं मिला, शायद ऐसा ही कुछ हो गया। तो लास्ट ईयर में क्या हुआ, जब कैलकुलेशन कर रहा था, बिल्डिंग का आधा हिस्सा, ठीक है, भाड़े पे था, आधा हिस्सा बिल्डिंग खाली की खाली वैसा ही पड़ा रहा। ठीक है, ये कंडीशन होता, ये भी एक कंडीशन है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा पूरा यार भाड़े पे था, बिल्डिंग का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा पूरा यार वैकेंट था। वैकेंट मतलब खाली था। ठीक है, इम्प्टी था। तो देखिए ये भी एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है पूरा के पूरा बिल्डिंग साल के कुछ महीने लेट आउट पे था और कुछ महीने क्या था, वैकेंट पे था। ऐसा होगा तो पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट कंडीशन पे आ जाएगा। फोर्थ वाला जो कंडीशन था सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मीनिंग क्या होता है, मालिक प्रॉपर्टी का जो ओनर, जिसको हम एसएससी बोलते हैं। ठीक है, जिसका एसएससी बोलते हैं हम, वो एसएससी खुद उस बिल्डिंग पे रहते हैं, पूरा के पूरा बिल्डिंग में होल द प्रॉपर्टी ही हैज ऑक्यूपाइड फॉर सेल्फ पर्पसेस। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो लेट आउट और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सम कैलकुलेशन करने के लिए 4 कंडीशन आता है। ठीक है, चारों टाइप का केस होता है। एक होता है कोई एक बिल्डिंग पूरा के पूरा लेट आउट होता है, दूसरा होता है थोड़ा लेट आउट रहता है, थोड़ा मालिक खुद रहते हैं, थोड़ा होता है कुछ टाइम पूरा बिल्डिंग भाड़े पे रहता है, कुछ टाइम पूरा बिल्डिंग खाली रहता है, कुछ टाइम थोड़ा बहुत बिल्डिंग भाड़े पे रहता है, पूरा ईयर पूरा वैकेंट रहता है, कुछ ईयर कुछ पोर्शन। और थर्ड वाला फोर्थ वाला जो था पूरा बिल्डिंग मालिक खुद रह रहा है। ठीक है, अब हम नोट करवाएंगे, ये पहला नोट कर लीजिएगा। सुनो ना, एक बात हम जो बोलना चाहते थे, जब तुम नोट करोगे हम इस साइड में चले जाएंगे, खाली बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस टाइप तुम वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके हो सकता है तो तुम्हारा मोबाइल पे पॉज के टाइप पे स्क्रीन शॉट ले लेना, उसके बाद वो नोट देखकर फोटो देखकर नोट कॉपी कर लेना, अदरवाइज वीडियो पॉज करके वहां पर देखकर पहले वो बोर्ड पे जो लिखा है वो नोट कर लेना, उसके बाद फिर आगे जो लिखाएंगे वो सेम ऐसा ही प्रोसीडियर करना। ठीक है,
तो अभी हम जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करने के लिए जो पार्ट हम आते हैं वही वाला हम दिखाते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम जो नोट यहाँ पर लिखा है वो पहले हम बोल देते हैं, एक बार देख लो, फिर उसके बाद कॉपी कर लो, ठीक है। हम समझा भी देंगे, पहले कॉपी कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे हमने एक फर्स्ट यहाँ पर लिखा है हेडिंग पे, फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस। HP का मतलब हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। H फॉर हाउस, P फॉर प्रॉपर्टी। तो पहले जो फॉर्मेट एक्चुअली जो साम करवाना पड़ता है फॉर्मेट, तुम लोग भी बच्चे लोग तुम 11 में जब पढ़े थे तब देखा होगा किस तरह के फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के थ्रू में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आगे जाते हैं सॉल्व करके। तो सेम वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर हम दे रहा है, किसके अंदर क्या आएगा, किस टाइप से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मेट तुम लोग का याद हो जाएगा तो आराम से तुम लोग किसी भी सॉल्व इजी से कर सकते हो, किसी भी सम इजी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वही फॉर्मेट हम लिखा रहा है, तो पहले लिखा है फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे लिखते थे 11 में, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे रुपीस, साइन देंगे हम लोग। कोई डेबिट क्रेडिट वाइज कुछ नहीं था, टैक्स पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। खाली कलम के ऊपर जो कलम होता है, रो होता है, उसके ऊपर अमाउंट भरना है, तो हम रुपीस का सिंबल दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा है मैंने, एक्सपेक्टेड रेंट। तुम लोग को समझ में आए इसलिए हम दे दिया, ए पॉइंट देकर दिया है, क्या दिया है, एक्सपेक्टेड रेंट, ओके। एक्सपेक्टेड रेंट क्या क्या चीज लेके होता है पहले वो समझो। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 लिखा है। पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, तुम्हारा सामने रहेगा। दूसरा रहेगा फेयर रेंट, दूसरा क्या रहेगा, फेयर रेंट। तो एट फर्स्ट 1 और 2, 1 और 2, ये 1 का अमाउंट है, 2 का अमाउंट ये दोनों में क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों का कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो फेयर रेंट के नीचे ब्लैक इंक पे लिखा हुआ है, देखो व्हिच एवर इज हायर, यानी कि ये जो दो था ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों के बीच में जो बड़ा उसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये वाला बड़ा है तो हम इसको यहाँ पर नीचे ले लेंगे, ठीक है। ब्लैक वाली वाला ऊपर किसी एक जो बड़ा था उसी का फिगर है, ठीक है। तो हम मान लीजिए किसी एक पॉइंट था, इसका फेयर रेंट यहाँ पर बैठा दिया जो बड़ा था उसके बाद, ठीक। उसे के बाद पॉइंट नंबर 3 आता है। 3 पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रेंट, ओके। अब देखो मजे की चीज क्या लिखा है, पहला 1 और 2 पे कंपेयर हुआ, उसके दो फिगर में जो बड़ा था वो ले लिया, ठीक है, वो था ए वाला। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट, क्या लिखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेट का अमाउंट देखो ए वाला। तो ये दोनों तो पहले से हो गया ना, तो अब बाकी रहा क्या, अब इन दोनों में कंपेयर होगा। किन दोनों में, पहले जो यहां से बड़ा था वो उसको लेके आया यहाँ पर है, बैठा दिया ट्रिपल स्टार वाला। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट ए भी लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला स्टैंडर्ड रेंट पहले जो था उसका जो बड़ा था, इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर करके देखना पड़ेगा इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर कंडीशन है, देखो लिखा हुआ है ब्लैक काली में, व्हिच एवर इज लोअर, यानी कि इन दोनों के अंदर जो छोटा है उसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाला छोटा है तो हम उसको यहाँ पर ब्लैक काली पे ले लिया है। वो जो यानी कि 1 2 3 दो बार तीनों पॉइंट में कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद जो फिगर आएगा वो फिगर को हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? नेक्स्ट
एक्सपेक्टेड रेंट के बाद क्या आएगा देखो, पॉइंट नंबर 4 एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा दूसरा पॉइंट नंबर 4 को एक्चुअल रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट कंपेयर करने के बाद इन दोनों में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा उसी को हम लेंगे। देखो आउटसाइड कलम पे दे देंगे, दे दिया है, क्या दिया यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिच एवर इज हायर। हायर मतलब बड़ा, लोअर मतलब छोटा। ठीक है, तो पहला 1 और 2 पे हायर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा उसी फिगर से साथ पॉइंट नंबर 3 को स्टैंडर्ड रेंट को हम कंपेयर करके जो छोटा वही ले लेंगे तो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट कंपेयर करने के बाद जो फिगर आएगा इन दोनों में कंपेयर करने के बाद व्हिच एवर इज हायर, जो बड़ा फिगर होगा उसी को हम लेंगे और उस फिगर का नाम यहाँ पर दे दिया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट पे यहाँ पर थोड़ा कलम के अंदर चले गया है, तुम लोग जब नोट करेंगे कलम के बाहर थोड़ा इधर से हट के लिखना, हाँ हटा के। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद क्या होगा देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होगा, क्या लेस होगा, टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पेड। ये भी तुम्हारा साम पे दिया होगा, डेटा इंफॉर्मेशन जहां पर है वहां पर दिया होगा, तुम देख लेना। ठीक है, टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पेड यहां से लेस होगा, ये किसी से कंपेयर नहीं होगा। देखो यहाँ पर लेस लिखा हुआ है, देखो लेस करने के बाद जो आएगा उसी का नाम देंगे हम क्या, नेट एनुअल वैल्यू, नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑन सेकेंड रिपीटिंग that is not income from house property, that is only net annual value। इसके बाद भी एक दो पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम है, यहाँ पर सेक्शन आता है अंडर सेक्शन 23। लास्ट में हम जो लिखा था क्या था, नेट एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23, वो लास्ट लाइन वाला हम आगे कर दिया तुम लोगों को, जो आराम से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेस नैप, नेट एनुअल वैल्यू शॉर्टकट में नैप बोलता है। ठीक है, तो उससे क्या लेस होता है, देखो लेस अंडर सेक्शन 24। देखो पहला बात देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स एक्ट के 22 से स्टार्ट होता है, अंडर सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 22 में बहुत सारे डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक 22 में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जब नेट एनुअल वैल्यू आया है नैप, तो अंडर सेक्शन 23 चला है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिडक्शन मिलता है। ठीक है, वो अंडर सेक्शन डिडक्शन मीन्स एग्जेम्प्टेड। ठीक है, छाड़ मिला है, तो वही वाला हम बोल रहे हैं, डिडक्शन मीन्स क्या, छाड़ मिला हुआ है और एग्जेम्प्टेड है। तो अंडर सेक्शन 24 में क्या बोल रहा है देखो, लेस होगा। एक चीज ध्यान से देखो, पहला जो था कंपेयर करके जा रहा था, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, ऐसा करके हम ले रहे थे। लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद देखो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। ग्रॉस एनुअल से लेस किया था हम लोग, देख लो कॉपी एक बार, म्यूनिसिपल टैक्स। उसके बाद जो लेस करके आया है वो नेट एनुअल वैल्यू, नैप से अब लेस होगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 अंडर सेक्शन 24। ठीक है, अंडर सेक्शन 24 अब क्या होगा, लेस होगा। तो अंडर सेक्शन 24 में दो चीज लेस होता है, कभी के बाद 3 चीज होता है। तो मैक्सिमम जो होता है तुम लोग के सिलेबस में 12th स्टैंडर्ड पे, वो चीज हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ए, पॉइंट नंबर ए पे बोला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नैप मतलब ये जो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, फिगर देख रहा है ना,
नेट एनुअल वैल्यू का 30% वैसा ही तुम्हारा डिडक्शन होगा, छाड़ दे देगा गवर्नमेंट, वो वाला लेस होगा, यहाँ पर दिया है। उसके बाद वो अंडर सेक्शन 24A पे, सब सेक्शन ए पे आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन टैक्स में सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, सेक्शन अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन भूल भाल उल्टा सीधा सेक्शन लिख दिया तो उससे मार्क्स काट लेगा, ये याद रखना। तो उसके बाद देखो क्या होता है टैक्स में, तो अंडर सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, लेकिन अभी तुम लोग बच्चे हो, सीख रहे हो, तो पूछने में आसान हो इसलिए हम लिख दिया होम या हाउस, यानी कि उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को और बैंक को, उसी इंटरेस्ट का एक छाड़ मिलता है, ठीक है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो वही बारे उसके बारे में बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B पे आता है, ठीक है। ये दो चीज स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, दो चीज जोड़कर यहाँ पर आउटसाइड में दे दिया, नेट एनुअल वैल्यू से लेस कर दिया, लेस करके जो आया उसी का नाम दे दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, चलो अब हम देख लेंगे एक दो सम करके, थोड़ा फिगर देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब तुम्हें समझने में और भी आसान हो जाए। पहले ये सम नोट डाउन कर लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट कैप्सूल हम समझा दे रहे हैं। हो गया, तुम एक बार पोस्ट कर लो, पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कॉन्सेप्ट कैप्सूल, यानी कि हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना कैप्सूल के टाइप, वो तुम्हारा नॉलेज क्लियर करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा नॉलेज आगे बढ़ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1 जो मेरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ABC ये तीनों टाइप का हाउस है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग फॉर्मेट में लिखा था देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों चीज को कंपेयर करके क्या निकलना पड़ता है हम लोग का क्या निकलना पड़ता है, बोलो, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, यहां पर पहला जो था कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस ए पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो पहला जो कंडीशन था व्हिच एवर इज हायर, ठीक है, तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर 65, यानी म्यूनिसिपल वैल्यू 60 है, फेयर रेंट 65 है, इसके अंदर जो बड़ा वही आएगा, तो 65 आएगा, हमें टिक कर दिया। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा है व्हिच एवर इज हायर, ठीक है, 65 कर दिया। उसके बाद ये जो फिगर आया 65 और 64, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, पहले इन दोनों से ये वाला मिल गया, ठीक है, हम यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे तुम लोगों को। तो पहले 60 और 65 से कंपेयर किया, इन दोनों से जो बड़ा था 65, व्हिच एवर इज हायर, हायर वाला वैल्यू था 65। अब 65 और 64 इन दोनों में कंपेयर करके जो छोटा होगा वही आएगा। तो इन दोनों में जो छोटा है कौन से वाला, तो पहले इसके थ्रू ये आ गया, ठीक है, अब इसके थ्रू अब ये आ रहा है, तो 64, यानी कि हाउस ए का एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा व्हिच एवर इज लोअर था ना सेकंड वाला ऑप्शन, देख लेना एक बार। उसके बाद सेम एक ही वैसे ही करेंगे, क्या हुआ 55
और 53, बड़ा कौन सा है 55। अब 55 और 70 से छोटा कौन सा होगा 55। हो गया, यानी ये वाला आ गया, उसके बाद फिर दोबारा ये आ गया। हो गया। उसके बाद देखो 70 और 85, इसमें बड़ा कौन सा है 85। 85 और 75, 55, इससे छोटा कौन सा होगा 55। क्लियर हो गया। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेशन कर दिया है। अब हम लोग तुम्हें सिखाएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसेप्ट कैप्सूल करना पड़ेगा। उसके बाद, उससे पहले तुम लोग का एक होमवर्क देंगे, तो सॉल्यूशन तुम लोग कमेंट्स बॉक्स पे भेज देना, ठीक है, इसका आंसर एक्सपेक्टेड रेंट का। हाँ देख लो, ये वाला तुम एक बार कॉपी कर लो। देखो हम लोग हर जगह कैमरे से सामने। हो गया, ये तुम लोग कॉपी कर लो, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। और हाउस ए बी सी डी ई एफ 6 हाउस का कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तुम लोग इसका आंसर वैसे ही मेरा कमेंट्स बॉक्स पे भेज देना, ठीक है, हम देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2, कंप्यूटेशन ऑफ गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक बार कॉपी कर लो। हाउस 1, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी, हाउस ई, हाउस एफ, पूरा के पूरा वैल्यू दिया हुआ है। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। देखो पहले एक्सपेक्टेड रेंट जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, तो पहला ऊपर जो 3 था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये 3 चीज था। अब जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब देखो एक्स्ट्रा एक पॉइंट आ गया, एक्चुअल रेंट। लास्ट वाला पॉइंट देखो, ये वाला ब्लैक काले के ऊपर जो लिखा हुआ है एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो ये वाला पहले कॉपी कर लो, साइड में वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर 6 हाउस का दिया हुआ है। पहला 3 हम कैलकुलेट करेंगे, लास्ट वाला 3 तुम लोग घर पे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में भेज देना, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है, फर्स्ट हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू और फेयर रेंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमने पहले सीख चुका है हम सभी ने। तो 50 और 52 व्हिच एवर इज हायर, इन दोनों से जो बड़ा है उनको लेना है, तो 52। अब देखो 52 लेंगे, 52 के साथ स्टैंडर्ड रेट जो है 58, इससे कंपेयर करना है, इससे जो छोटा है उसी को लेना है। तो यहाँ पर कौन आएगा 52 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 52। उसके बाद देखो दूसरा हाउस बी पे जाओ, म्यूनिसिपल वैल्यू 55, फेयर रेंट 57, इन दोनों से जो बड़ा वही आएगा। कौन सा बड़ा है 57। 57 के साथ कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट, कितना 54। इन दोनों से जो छोटा उसको लेना पड़ेगा, 57 और 54 का छोटा है 54, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा 54। उसके बाद देखो 60 है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 68 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा उसको लेना है 68 के साथ अब कंपेयर होगा स्टैंडर्ड रेंट 50, इन दोनों में जो छोटा उसको लेना पड़ेगा। तो किसको लेंगे हम 50 को। देखो फटाफट क्या निकल के आया है, देखो एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम लोग का यहाँ पर जो एक्चुअल रेंट है वो यहाँ पर बैठाना है। अब लिखेंगे क्या एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या था 60 50, तो 60 था, उसके बाद 56 था, उसके बाद 45 था, ठीक है। तो 45 भी निकल आया।
तो आप देखो इन दोनों में जो हायर उसी को लेना है, ठीक है। इन दोनों में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा है उसी को लेना है। तो यहाँ पर 52 और 60 में बड़ा कौन है? 60। 54 56 से बड़ा कौन? 56। 45 और 50 बड़ा कौन? 50। इसी का नाम दे देंगे हम गैप। गैप मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, बाकी जो 3 सम है वो तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले सम में जो हम रेंट पढ़ा था वह लिखा था ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, क्या है ये सब चीज। तो अभी हम उन सब चीजों के बारे में थोड़ा नोट डाउन भी कर लेंगे और उसके साथ साथ समझने की कोशिश भी करेंगे ये चीज एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड पे हम लिख कर दिया है, तो हम बोल रहे हैं एक बार आप लोग कॉपी भी कर लीजिए, हम साइड पे चले जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, देखो ब्लैक काली में पहले लिखा हुआ है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, जो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो मैंने बोला था वही वाला बोला है, इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ द प्रॉपर्टी एज एस्टिमेटेड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी। का मीनिंग क्या बोल रहा है एक बार समझ लो, ठीक है। यानी कि जो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है इसका रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि अगर उस बिल्डिंग को भाड़े पे देंगे तो कितना कमा सकता है। जो प्रॉपर्टी ओनर है, उस बिल्डिंग का जो मालिक है, अगर भाड़े पे देगा तो वो बिल्डिंग कितने रेट पे भाड़े पे जाएगा। एवरेज एक कैलकुलेशन करते हैं, करके उस एरिया में कौन करता है, उस एरिया का म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी में जिस म्यूनिसिपैलिटी एरिया पे जो वो बिल्डिंग रहता है उस एरिया का म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी कैलकुलेट करके देखता है बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में कितना ईयरली कितना भाड़े हो सकता है, कितना मिल सकता है। तो उसी का ऊपर अप्रोक्सीमेटली और एवरेज एक कैलकुलेशन हम फिगर अमाउंट बोल देते हैं, क्या इसका म्यूनिसिपल वैल्यू वही है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, वो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कौन करवाता है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी। ओके, लेट्स नेक्स्ट देखो फेयर रेंट। फेयर रेंट हम बोल रहे हैं, एक बार कॉपी कर लो फिर समझने की कोशिश करो। फेयर रेंट इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, सेम है, रेंटल अर्निंग कैपेसिटी, रेंटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एस्टिमेटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Once again repeating, fair rent is rental earning capacity of the property estimated by income tax department based of, क्या बोल रहे हैं हम, based of rent, बेस्ड ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बेस्ड ऑफ रेंट ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम एरिया। फेयर रेंट कौन कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट में उस एरिया का, उस बिल्डिंग का फेयर रेंट क्या होगा वो लोग कैलकुलेट करके बोलता है, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस एरिया पे जितना सारा बिल्डिंग है सेम कैटेगरी का, तो वहां पर देख लो किसी एक बंदे का जो बेस्ट रेंट, यानी कि सबसे ज्यादा रेंट कौन से वाला बिल्डिंग में हो रहा है, उसी बिल्डिंग के हिसाब से उसी एरिया में सेम सारे जो बिल्डिंग होगा सेम कैटेगरी का बिल्डिंग का फेयर रेंट सेम कर देगा। कौन कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, ठीक है। फेयर रेंट एस्टिमेट करते हैं कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके,
तो नेक्स्ट बाकी जो स्टैंडर्ड रेंट है और बाकी जो सारे है नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे, क्लास थर्ड क्लास पे हम देख लेंगे।